हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके इंग्लिश के न्यू सिलेबस से प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट और वह इम्पॉर्टेंट क्यों था। इसमें पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छे से पता होगी तो इसका जो आंसर है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना भी जरूरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वह इम्पोर्टेंट क्यों था। तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा होगा, उसमें बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया गया कि टाउन हॉल के पास वो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो वहीं पे आता था। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज़। अकॉर्डिंग टू द लेसन, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज़। बुलेटिन बोर्ड क्या था? सभी बुरी खबरों का एक स्रोत था। बुलेटिन बोर्ड सभी बुरी खबरों का एक स्रोत था। एज इट गेव द इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, क्योंकि यह हारे हुए युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। एंड ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड इन बर्लिन, या फिर बर्लिन में जो भी ऑर्डर पास होते थे वो इंफॉर्मेशन उस बुलेटिन बोर्ड पर हमें मिलती थी। और इसमें यह भी पूछा गया कि हाउ वॉज इट इम्पॉर्टेंट, या इम्पॉर्टेंट क्यों था। तो यहाँ पे हमने बताया कि दिस इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी में इसके इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न भी है, क्योंकि वहीं से बर्लिन में पास हुए सारे ऑर्डर्स आते थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी था। तो द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सोर्स ऑफ ऑल द बैड न्यूज़। बुलेटिन बोर्ड क्या था? वो सभी बुरी खबरों का एक सोर्स था। एज इट गेव द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लॉस्ट बैटल्स, क्योंकि वह हारे गए युद्धों का इंफॉर्मेशन देता था। एंड ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड इन बर्लिन, और जो भी ऑर्डर बर्लिन में पास होते थे ये सूचना बताता था। दिस इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट भी था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did M. Hamel say when Franz reached school? जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने क्या कहा? एम हैमिल कौन थे? जो फ्रेंच लैंग्वेज के एक टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि when फ्रांज reached school, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, एम हैमिल said kindly, तो एम हैमिल ने काइंडली कहा go to your place quickly, यानी कि जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रांज। एम हैमिल ने कहा कि लिटिल फ्रांज जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। इसमें ये यहाँ पे पूछा गया था कि जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तब एम हैमिल ने क्या कहा। तो एम हैमिल ने यही बातें कही थी कि लिटिल फ्रांज जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमिल ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में क्लास में सबसे पहले क्या बोला। व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट, एम हैमिल ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास, यानी कि क्लास में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ के बारे में एम हैमिल ने उस दिन क्या बोला। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एम हैमिल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास अबाउट द लास्ट लेसन। एम हैमिल ने क्लास में सबसे पहले लास्ट लेसन के बारे में बोला। दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ, एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, और इसीलिए यह फ्रेंच का अंतिम लेसन है। इसके बाद अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यही बात एम हैमिल ने सबसे पहले कहा था क्लास में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जब फ्रांज ने अंतिम लेसन के बारे में सुना, अंतिम पाठ के बारे में सुना, तो उसने क्या सोचा। व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने क्या सोचा। तो इसको हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांज वॉज शॉक्ड। सबसे पहले बताया गया था इट वॉज अ थंडर क्लैप फॉर हिम, कि ये जो उसके लिए एक चौंकाने वाली बात थी।
तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि फ्रांज वॉज शॉक्ड, फ्रांज बिल्कुल अचंभित था, बिल्कुल चौंका हुआ था। एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद वह बहुत दुखी भी था। ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी लर्निंग हिज मदर टंग इन फ्यूचर, और उसने सोचा कि अब वह भविष्य में अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएगा। He thought that he would not be learning his mother tongue in future. Mother tongue का मतलब मातृभाषा है। तो उसने सोचा कि अब वह भविष्य में अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएगा। He regretted, यानी कि वह पछताया, उसने पश्चाताप किया, not having learnt his lesson, अपना पाठ तैयार ना करने की वजह से, कि इससे पहले जब भी उसको कुछ होमवर्क दिया जाता था, जो भी पाठ पढ़ाया जाता था, उस पर वो फोकस नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जब उसने सुना कि हमारा लास्ट लेसन है, तब उसे पछतावा हुआ कि मैंने क्यों अपनी पढ़ाई को इग्नोर किया था। उसे अभी ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था और फ्रेंच लिखना भी नहीं आता था। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड फ्रांज रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ, यानी कि क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल के नियम को बताया था, सुनाया था। हाउ, और कैसे सुनाया था। डिड फ्रांज रिसाइड द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल के नियमों को सुनाया था, जो एम हैमिल ने कहा था पूछने के लिए। एंड हाउ, और कैसे सुनाया था। तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा होगा कि फ्रांज वास्तव में पार्टिसिपल के रूल्स को बताना चाहता था, लेकिन अब इसके पहले उसे नहीं मालूम था, स्कूल आने से पहले, कि वह उसका लास्ट लेसन है। तो उसने अच्छे से उसको पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि उसके पहले उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रांज वांटेड टू रिसाइड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, या फिर यहाँ पे आप रियली कर सकते हैं कि फ्रांज रियली वांटेड टू रिसाइड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि फ्रांज वास्तव में पार्टिसिपल के रूल्स को सुनाना चाहता था। फ्रांज रियली वांटेड टू रिसाइड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, फ्रांज वास्तव में पार्टिसिपल के नियमों को सुनाना चाहता था, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के। बट एज ही स्टार्टेड, लेकिन जैसे उसने बताना शुरू किया, ही गॉट मिक्सड अप, वह उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में वो उलझ गया। तो फ्रांज वास्तव में चाहता था पार्टिसिपल के रूल्स को सुनाना, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट एज ही स्टार्टेड, लेकिन जैसे उसने सुनाना शुरू किया, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वह पहले ही शब्दों पर उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा। ही डेयर्ड नॉट लुक अप, उसे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? यानी कि एम हैमिल ने पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए, जो बच्चे पढ़ाई को इग्नोर करते थे, इसके लिए एम हैमिल ने किस पर आरोप लगाया और क्यों लगाया, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एम हैमिल ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर आरोप लगाया। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए। फॉर दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क, क्योंकि वे बच्चों को काम पर भेजना अधिक पसंद करते थे, ऑन अ फार्म, या किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या फिर किसी आला मशीन पर काम करने के लिए भेजना ज़्यादा पसंद करते थे। टू हैव मोर मनी, ज़्यादा पैसे पाने के लिए। टू हैव मोर मनी का मतलब ज़्यादा पैसे पाने के लिए। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने केवल पेरेंट्स पर ही नहीं, उन्होंने खुद पर भी आरोप लगाया। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद पर भी आरोप लगाया। बिकॉज ही सेंट देम टू वाटर फ्लावर्स, क्योंकि वे उन्हें पौधों को या फूलों को पानी देने के लिए भी भेजा करते थे। एंड वेन ही वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी वह फिशिंग पर जाना चाहते थे, ही गेव देम अ हॉलीडे, तो वे उनकी छुट्टी कर देते थे, बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो एम हैमिल ने एक तो बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम किया और खुद को भी ब्लेम किया। पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया? कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को किसी मिल पर या फिर किसी फार्म पर काम करने के लिए भेजना अधिक पसंद करते थे, ताकि वे और पैसे कमा सकें, ताकि उन्हें और पैसे मिले। और जब एम हैमिल ने खुद पर क्या आरोप लगाया कि वे बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भी भेज दिया करते थे, पढ़ने के बजाय बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भेजा करते थे, और जब भी कभी उनका फिशिंग करने का मन करता था तो वो उन्हें छुट्टी दे देते थे। तो ये आरोप उन्होंने लगाया।
आई होप आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि एम हैमिल ने एक भाषा के बारे में और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा दैट वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज अमंग अस, कि हमें अपनी भाषा को अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। एम हैमिल ने कहा दैट वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज अमंग अस, कि हमें अपनी भाषा को अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े हुए हैं, अर्थात जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े हुए हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास अपने जेल की चाबी हो। यानी कि ये अपने आप को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की एक चाबी है लैंग्वेज, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं एम हैमिल। तो एम हैमिल सेड दैट वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज अमंग अस, एम हैमिल कहते हैं कि हमें अपने अंदर अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी आज़ादी के लिए अपने जेल की चाबी हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स व्हाई, यानी कि फ्रांस कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और क्यों सोचता है। व्हाट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रांस कबूतरों के बारे में क्या सोचा, व्हाई और क्यों सोचा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि फ्रांस थॉट अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रांस ने कबूतरों के बारे में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। और ऐसा उसने इसलिए कहा बिकॉज ह्यूमन कैन फोर्स अदर ह्यूमन्स, क्योंकि जो इंसान है वो केवल किसी दूसरे इंसान को फोर्स कर सकता है, बट ही कैन नॉट इम्पोज इट ऑन नेचर, लेकिन वह प्रकृति पर अपने आदेश नहीं चला सकता है। बट कैन नॉट इम्पोज इट ऑन नेचर, लेकिन वह प्रकृति पर अपना आदेश नहीं चला सकता है। वैसे यहाँ पे इम्पोज ऑन का मतलब होता है जबरदस्ती कोई बात मनवाना, किसी से कोई भी आदेश थोपना किसी के ऊपर, इम्पोज ऑन का मतलब है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी कि अंत में एम हैमिल ने वहाँ क्या गौर किया, यानी कि इस चीज़ को बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट लास्ट एम हैमिल ऑब्जर्व्ड ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम, यानी कि अंत में एम हैमिल ने क्लासरूम में सभी चीज़ों को बहुत गौर से देखा। एट लास्ट एम हैमिल ऑब्जर्व्ड ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम, अंत में एम हैमिल ने क्लासरूम में रखी सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड देयर, जैसे कि वह सब कुछ अपने मन में बैठा लेना चाहते थे कि यह सब कुछ कैसा दिखता है। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह सब कुछ अपने माइंड में, अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि सब कुछ कैसा दिखता था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी ने जब 12 बजाए तो क्या हुआ। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, द साउंड ऑफ एंजेलस कुड बी हर्ड, तो एंजेलस यानी कि जो प्रेयर होता है चर्च में, वो प्रेयर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि जो प्रसियन सोल्जर जो व्यायाम करके, जो अभ्यास करके लौट रहे थे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस साउंडेड, यानी कि उन्होंने अपनी ट्रम्पेट बजाई, उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आई, जो एक हॉर्न की तरह होता है, बजाते हैं, तो उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आई। एम हैमिल गॉट अप, एम हैमिल उठे, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन वेरी लार्ज लेटर्स, और ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा,
लॉन्ग लिव फ्रांस, वैसे उन्होंने लिखा था विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय हो, इस प्रकार, या फिर फ्रांस जिंदाबाद ऐसा कह सकते हैं। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया कि व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, द साउंड ऑफ एंजेलस कुड बी हर्ड, तो उस समय एंजेलस यानी कि जो प्रेयर होता है चर्च में, वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड, और जो प्रसियन सोल्जर ड्रिल करके यानी कि अभ्यास करके लौट रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रम्पेट बजाई। और क्या हुआ, एम हैमल गॉट अप एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हैमल उठे और ब्लैक बोर्ड पर लिखे इन वेरी लार्ज लेटर्स। पहले तो उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो बोल नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, तो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। तो विव ला फ्रांस का क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय हो या फ्रांस जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको इस लेसन के सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप अपना कंप्लीट सिलेबस तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।